Good morning. In this lecture, we are going to discuss about important topic that is oral contraceptive. Oral contraceptive क्या होते हैं इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है. Oral contraceptive, as the name suggests, that it is taken orally. And contraceptives का मतलब क्या होता है? Contraceptives मतलब बर्थ कंट्रोल बोल सकते हैं या फिर ऐसे एक्ट या डिवाइस जो कि प्रेगनेंसी को रोकता, तो प्रेगनेंसी को रोकता हो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं. वैसे तो बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स इम्प्लांट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, पैचेस होते हैं, डायफ्राम होते हैं और ड्रग्स भी होते हैं जो कि मेनली बर्थ को कंट्रोल करते हैं, यानी प्रेगनेंसी को रोकते हैं. ठीक है. दे मेनली एक्ट बाई इनहिबिटिंग द नॉर्मल प्रोसीजर्स लाइक फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ओवुलेशन हो गया. तो इसमें लेकिन हमें इस वीडियो में मेनली हमें देखना है ओरली जो ड्रग हम लेते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव एज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, उसके बारे में हमें मेनली डिटेल से पढ़ना है. तो देखिए यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसको हम बर्थ कंट्रोल पिल भी बोलते हैं. ठीक है. पिल्स टैबलेट को बोलते हैं. ठीक है. तो मतलब ये ऐसे डिजाइन किया गया रहता है जो कि ओरली, और ये मेनली वोमेन लेती है. ठीक है. वोमेन के लिए ये बर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मेल के लिए नहीं होता, मेल के लिए नहीं होता. ठीक है. और इसको मेनली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है एज ए जेंडर. ठीक है. ओरली टैबलेट के फॉर्म में रहता है. और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे अगर इट इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कार्सिनोमा, मतलब जो यूट्रस कैंसर होता है, ओवरी का कैंसर होता है, तो अगर ये ड्रग अगर कंटिन्यू लिया जाए तो इसके भी चांसेस जो मेनोपॉजल वुमेन में रहता है उनमें ये चांसेस कम हो जाते हैं. और ब्लड लॉस भी कम होता है, जिसमें रिलेटेड जो एनीमिया होता है वो भी नहीं हो पाता है, उसको भी ये कम कर देता है. और एंडोमेट्रियोसिस, जैसे एंडोमेट्रियम जो रहता है यूट्रस में, तो उसमें उसके एंडोमेट्रियम का टिश्यू जो रहता है वो यूट्रस से बाहर चला जाता है, पेल्विक पेन होने लगता है, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं. तो इसके चांसेस भी ये कम कर देता है और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज को भी रोकता है अगर ये कंटिन्यू लिया जाए. लेकिन इसका मेन यूज जो रहता है वो रहता है टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी. इसको रोकने के लिए मेनली इसको यूज किया जाता है. ठीक है. तो अब जैसे इसमें अगर टाइप्स देखे जाए ओरली जो रहते हैं, ये मेनली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव रहते हैं. हार्मोनल मतलब कि इसमें जो हार्मोन फीमेल के बॉडी में होता है, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसी को सिंथेटिकली प्रिपेयर करके और इस कॉम्बिनेशन पिल में दिया जाता है, ताकि इनका काम ये रहता है कि ये फीडबैक इनिबिशन ब्रेन पे देते हैं और ब्रेन क्या करता है इसको फिर कि वहाँ से जो भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जैसे एफएसएच और एलएच रहता है उनको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो पाता है, इंडोमेट्रियम प्रॉपर नहीं हो रह पाता, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. तो इनका मेन एम यही रहता है. ओरली ओरल जो भी जितने भी कंट्रासेप्शन ये जो हम जो 4 टाइप देख रहे हैं, इनमें मेनली जो हार्मोन यूज किए जाते हैं उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को ही यूज किया जाता है, ताकि ये फीडबैक इनिबिशन जो फीमेल के बॉडी में ये हार्मोन पहले से रहते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा देके फीडबैक इनिबिशन दिया जाता है, जिसकी वजह से एफएसएच एंड एलएच ये हार्मोन जो रहता है फीमेल के बॉडी में ये ज़्यादा नहीं हो पाता है, नहीं रिलीज हो पाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसको इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन ये नहीं हो पाता. ठीक है. तो हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले होता है इनका कंबाइंड पिल, इसमें कम्बिनेशन यूज करते हैं. फेज्ड पिल होता है, ये कॉम्बिनेशन पिल का ही एक टाइप है, लेकिन किसी किसी बुक में ये अलग से इसको डिज़ाइन किया गया है, जैसे केटी त्रिपाठी की, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है. फिर होता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को यूज़ किया जाता है, जिसको एस्ट्रोजन कॉन्ट्राडिकेटेड रहता है तो उसको प्रोजेस्टिन ओनली पिल लिया जाता है. फिर उसके बाद इमरजेंसी पिल होता है, मतलब ये जो ड्रग रहता है ये ये पोस्ट कोइटल होता है, ये आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स लेना रहता है इमरजेंसी में विद इन 72 आवर्स. बाकी जितनी ये थर्ड 3 कैटेगरी हैं इसको रेगुलर बेसिस पे लेना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कंबाइंड पिल. एज द नेम सजेस्ट दैट इट कंटेन्स बोथ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, दोनों इसमें रहता है, जो सिंथेटिकली रहता है इन दोनों को कंबाइन करके इसको बनाया जाता है. सबसे एफिकेशियस मेथड सबसे ज़्यादा यही है, इसका फेल्योर चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ये अबाउट 98 to 99.9% इसका एफिकेशियस रहा, बहुत ही पॉपुलर रहता है, ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है.
इनका शेड्यूल देखा जाए कि ये कब से लेना रहता है, तो 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसके 5th डे से जनरली रिकमेंड किया जाता है फॉर द बेटर एफिकेसी के लिए। वैसे अगर चाहे तो फर्स्ट डे से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन रेगुलर 21 डे तक लेना रहता है। ये स्ट्रिप जो रहता है उसका 21 कैप्सूल का रहता है, टैबलेट का रहता है इसमें। तो इस और फिर 7 डे का गैप रहता है उसमें, और 7 डे के गैप के बाद इसमें ये सोचा जाता है कि उसमें ब्लीडिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर 7 डे के बाद 7 डे गैप के बाद फिर से वो 21 डे तक ये कैप्सूल लेना रहता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी पिल में क्या रहता है कि 28 कैप्सूल रहते हैं, जिसमें 21 जो रहते हैं वो तो जनरली ड्रग कंटेन करते हैं, और जो 7 रहते हैं वो जनरली इनर्ट रहते हैं, या तो फिर कोई आयरन कंटेनिंग, ताकि मतलब इससे भूल ना जाए लेना। जैसे अगर 7 डे का गैप रहता है, अगर कोई ड्रग नहीं लेना रहता है, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज चांसेस ऑफ कि अगली बार में जो 21 कैप्सूल है वो लेना आदमी भूल जाता है, इसीलिए उसको 28 कर दिया गया है और 7 को इनर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो जनरली ये स्टार्ट कब करना रहता है, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो उसके 5th डे में ये लेना रहता है, 21 डे तक लेना रहता है, फिर 7 डे का गैप रख के, और फिर उसके बाद फिर से ड्रग को स्टार्ट कर देना रहता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई टैबलेट मिस हो गया, इस बीच में 21 डेज में कोई टैबलेट मिस हो गया, तो नेक्स्ट डे जो रहता है उसमें 2 टैबलेट लेना रहता है, ठीक है। कोई एक टैबलेट मिस हो तो अगले दिन 2 टैबलेट ले लेंगे, लेकिन अगर मोर देन 2 टैबलेट मिस हो गया तो फिर इस प्रोसेस को वहीं पे रोकना पड़ता है, क्योंकि 2 टैबलेट मिस हो गया तो देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है। तो इसमें अगर अगर एग्जांपल देखें हम, तो देखिए इसमें प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें, और ये प्रोजेस्टिन का फर्स्ट जनरेशन ये 2 ड्रग रहता है, जिसमें नॉर्वेस्ट्रेल रहता है, 0.3 mg थे। इस सब में एस्ट्रोजन जो रहता है उसमें इथेनाइल एस्ट्राडायोल ही यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन ड्रग जो है प्रोजेस्टिन को लिया गया ताकि इसमें कम साइड इफेक्ट आने लगे। थर्ड जनरेशन जो है इसमें और भी कम साइड इफेक्ट है, और इनमें क्वांटिटी भी इनका कम हो गया, क्योंकि ये स्टेरॉइड है तो क्वांटिटी कम होने से साइड इफेक्ट भी इनका कम हो। कुछ कुछ ब्रांड नेम जैसे देखो आप, नॉर्जेस्ट्रेल इथेनाइल एस्ट्राडायोल के कॉम्बिनेशन को मालाडी के नाम से मिलता है, जिसमें 21 टैबलेट जो रहते हैं, ये तो मेनली इनका कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन जो 7 जो रहता है उसमें फेरस सल्फेट का रहता है, मतलब आयरन दे दिया जाता है ताकि अनीमिया का चांसेस ना हो, ताकि ये 28 डे का टोटल रहता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई 21 टैबलेट्स का भी आता है, जैसे कॉम्बी आता है इसमें, लेवोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथेनाइल एस्ट्राडायोल का, जो कि 21 डे लेने के बाद 7 डे गैप करना रहता है, और फिर उसके बाद फिर से ये प्रोसेस को रीस्टार्ट करना रहता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये टैबलेट कंबाइंड पिल का दिया हुआ है। जैसे स्टार्ट अगर यहाँ से करते हैं, ये फर्स्ट डे रहता है तो ये ऐसे जाता है, सेकंड थर्ड फोर ऐसे जाता है। ये 21 जो रहते हैं ये पूरा का पूरा अपने कॉम्बिनेशन ड्रग रहते हैं, और ये देखो आप जो व्हाइट कलर है ये इनर्ट रहते हैं, लेकिन इसको भी लेना रहता है, मतलब इसमें क्या रहता है कि ये गैप नहीं करना है, इसमें ये रेगुलर लेते रहना, ठीक है, ताकि भूल ना जाए अगली बार में। और ये देखो ये 21 टैबलेट का है, ये 21 लेने के बाद फिर 7 डे गैप लेना पड़ता है, और गैप के बाद फिर से ये स्टार्ट करना रहता है, ठीक है। तो ये दोनों तरह के आते हैं कंबाइंड पिल में, और इसमें मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो मैंने बताया उसमें कॉम्बिनेशन रहता है। इनका फॉर्मुलेशन देखा जाए तो मेनली ये मोनोफेजिक रहता है। मोनोफेजिक मतलब कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का डोज जो रहता है वो फिक्स रहता है, पूरे के पूरे 21 टैबलेट में इनका डोज फिक्स रहता है। और बाईफेजिक में क्या रहता है कि एस्ट्रोजन का तो फिक्स रहता है, लेकिन प्रोजेस्टिन को फिर दूसरे फेज ऑफ साइकिल जो रहता है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, वैरी कर दिया जाता है। इसी तरह इनका ट्राईफेजिक भी आता है, लेकिन ट्राईफेजिक को एक अलग ग्रुप नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है फेज्ड पिल या फिर ट्राईफेजिक पिल्स भी बोलते हैं। इसमें भी सेम यही है, सेम कंबाइंड पिल की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या रहता है, ये भी सेम टाइम पे स्टार्ट करना रहता है, 21 डे का ही रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि देर इज वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन सॉरी प्रोजेस्टिन जो रहता है उसमें इसको वेरिएशन किया जाता है, और एस्ट्रोजन जो रहता है उसका जो रहता है क्वांटिटी वो फिक्स रखते हैं, और प्रोजेस्टिन क्योंकि देखो ये स्टेरॉइड रहता है प्रोजेस्टिन, तो उसको शुरू में स्टार्टिंग में कम रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह करने से, वेरी करने से क्या होता है कि ये जो नॉर्मल
नेचुरल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो रहता है फीमेल के बॉडी में, उससे ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर मैच करता है, तो बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखो एस्ट्रोजन को कांस्टेंट रखा गया है और प्रोजेस्टिन को शुरू में लो रखते हैं, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सेम वही है कंबाइंड पिल, लेकिन इसमें इसके कंसंट्रेशन को फिक्स नहीं किया गया, वैरी किया गया। जैसे आप देखो इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल प्रोजेस्टिन यूज किया गया शुरू में 50 माइक्रोग्राम, फिर 75, फिर 125, और इसके जो कंसंट्रेशन रहता है इसको लगभग सेम रखते हैं। ठीक है, तो ये जनरली वोमेन जो कि 35 ईयर्स से ज़्यादा हो उनको ये ज़्यादा किया जाता है, जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब इन बिटवीन ब्लीडिंग बिटवीन दी पीरियड्स जब होने लगता है, तो उसमें इसको मेनली प्रेफर किया जाता है फेस पिल को, क्योंकि ये इन सब का चांसेस उसमें बहुत ही कम रहता है। जैसे आप देखो इनका एक ब्रांड नेम आता है, ट्रूकिलर आता है, इसमें 6, 5 + 10 टैबलेट्स रहता है। ये देखो ये जो 6 टैबलेट्स हैं पहले शुरू में, इसमें 50 mg लेवोनर्जेस्ट्रेट एंड इथेनॉल जो रहता है स्टेराइड, ये 30 माइक्रोग्राम रहता है। फिर ये 5 का रहता है जिसमें 75 माइक्रोग्राम हो जाता है। फिर ये 10 रहता है, फिर इसमें 125 माइक्रोग्राम है, ये 30 माइक्रोग्राम रहता है। तो इस तरह से ये 21 डे का रहता है। फिर 21 डे के बाद फिर 7 डे गैप रखने के बाद फिर से नया नया जो स्टेप रहता है उसको मेनली। इससे क्या होता है कि ये ओवुलेशन प्रोसेस जो रहता है ओवुलेशन को मेनली डिले कर देता है, ओवुलेशन होता ही नहीं है इसमें ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन दी FSH एंड LH कंसंट्रेशन। वो आगे हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है प्रोजेस्टीन ओनली। नाम ही बता रहा है कि जैसे इसमें प्रोजेस्टीन ही रहता है, सिर्फ इसमें एस्ट्रोजन नहीं दिया जाता। ये मेनली उनके लिए रखा जाता है जिनको एस्ट्रोजन जो कॉन्ट्राडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट एस्ट्रोजन से होता हो, लेकिन इनका एफिकेसी जो होता है ये लोअर होता है, 96 to 98%, मतलब देर इज 2 to 4% चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहता है वहाँ पर। ठीक है, और इसमें ये 28 डे का आता है, इसमें डेली कंटिन्यूसली इसको लेना रहता है, इसमें कोई भी गैपिंग नहीं रहता है। और ये कैसे एक्ट करता है, तो प्रोजेस्टीन क्या करता है, जो सर्विकल म्यूकस होता है उसको बहुत ज़्यादा विस्कस कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म सही से पेनिट्रेट नहीं कर पाता यूटेरस में, यूटेरस तक नहीं जा पाता है, ओवम तक नहीं जा पाता है, पहले ही उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये इम्प्लांटेशन भी सही से, ये जो एंडोमेट्रियम रहता है उसको सही से प्रिपेयर नहीं कर पाता है ताकि वहाँ पर फर्टिलाइज एग जो है वो वहाँ पर इम्प्लांट हो। ठीक है, और ओवुलेशन को भी इनिबिट कर देता है। इस तरह से ये प्रेगनेंसी को रोकता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे देर इज अननोन प्रेगनेंसी का भी चांसेस रहता है एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी होने की। तो मेनली ये उनको दिया जाता है जो कि एस्ट्रोजन जो होता है उनमें कॉन्ट्राडिकेटेड। फिर आता है इमरजेंसी पोस्ट क्वार्टर पिल। नाम ही बता रहा है कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको स्टार्टिंग से ही लेना रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि इंटरकोर्स होने के बाद अगर डर है प्रेग्नेंट होने का तो उस केस में इसको लेते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, अनवांटेड 72 टैबलेट्स आते हैं जिसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रेल रहते हैं। ठीक है, तो इसको विद इन 72 आवर्स ऑफ आफ्टर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के 72 आवर्स से पहले ही लेना रहता है, इंटरकोर्स के बाद 72 आवर्स से पहले लेना रहता है, जिसमें से चाहे तो 1.5 mg एक बार में ही ले लें या फिर 0.75 mg 2 बार में 12 आवर के इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसमें फेल्यूर चांसेस जो रहते हैं 2 to 4%, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यही इस कैटेगरी में ये ड्रग ज़्यादा पॉपुलर है। फिर एक नया ड्रग अभी अप्रूव हुआ है जिसमें यूलिप्रिस्टल होता है, जो कि 5 डेज तक जिसमें चांस रहते हैं कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स 5 डेज के पहले पहले अगर आप ये ले लो ड्रग तो उसमें चांसेस कम रहते हैं प्रेग्नेंट होने का, और ये फेलियर रेट जो रहता है इसमें 1 to 3% रहता है। और उसी एक एंटी प्रोजेस्टिन होता है मिफेप्रिस्टोन, जो 600 mg, ये भी 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स लेना रहता है। तो ये इमरजेंसी पिल जो रहते हैं ये कंटिन्यूसली नहीं लेना रहता, बस इनका मेन मकसद ये रहता है कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स there is a risk of unwanted pregnancy, then they can take the any one of them. Okay. अब अगर इन सारे कंट्रासेप्टिव्स का अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया कि इनको इस तरह से दिया जाता है कि जो मेन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH एंड LH रहते हैं, जो कि मेनली इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, एंड LH सर जो कि ओवुलेशन होता है तो उसको इनिबिट कर देते हैं। ये फीडबैक इनिबिशन के थ्रू ये इनिबिट करके और उनके लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ही ओवुलेशन हो पाता है और ना ही इंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के लिए इम्प्लांटेशन के लिए मैच्योर हो पाता है।
सेपरेशन ऑफ ओव्यूलेशन जो रहता है ये मेन कंबाइंड ओरल पिल का ये मेन टारगेट रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। फिर वैसे ही प्रोजेस्टिन जो रहता है ये क्या करता है, सर्विकल म्यूकस को थिक कर देता है, जिसकी वजह से दे आर वेरी हॉस्टाइल टू द स्पर्म पेनिट्रेशन, से ऐसे नहीं हो पाता है, तो इनका एक्शन ऐसे रहता है। और इंडोमेट्रियम को भी इम्प्लांटेशन के लिए लेस सुटेबल, मतलब सही से मैच्योर नहीं हो पाता है। एंड देयर इज आल्सो मॉडिफिकेशन इन द यूट्रीन एंड ट्यूबल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर कभी जैसे जो पोस्ट कोएटल पिल्स जो रहते हैं उसमें क्या रहता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, इम्प्लांटेशन हो भी जाता है, तो उसको डिसलॉज कर देते हैं, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो पोस्ट कोएटल ड्रग दे देता है। दीज आर द मेनली मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर विच दीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्ट। अगर इनका एडवर्स इफेक्ट की बात करें हम, तो जो शॉर्ट टर्म रहते हैं, शॉर्ट टर्म में इनका हेडेक, नोज़िया, ये मेनली डोज रिलेटेड रहता है, जितना ज़्यादा डोज रहेगा उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट रहेगा। लेकिन जो न्यूअर ड्रग्स जो हैं, थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टीन जो है, उनको लेने से ये सारे साइड इफेक्ट्स कम रहते हैं। ये हेडेक, नोज़िया एंड वोमिटिंग जो रहते हैं, ये सारे के सारे थोड़े दिन के लिए ही रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाते हैं। वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन, एक्ने, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। लॉन्ग टर्म जो रहते हैं, जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, जैसे एस्ट्रोजन रहता है, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन जो रहता है वो ब्लड को कोगुलेट करने से रोकता है, ठीक है, एंटी थ्रोम्बोटिक होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ज़्यादा एस्ट्रोजन को ले लेने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा एस्ट्रोजन को लेने की वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन, जब इनका रेशियो जो रहता है बॉडी में वो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से देयर इज ए चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। अब क्लॉटिंग फैक्टर को ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज होने का चांस, मतलब कि देयर इज में चांसेस ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ एनी आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। और ज़्यादातर ये चांसेस किसको रहता है, जैसे जिसको पहले से डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर कोई स्मोकिंग करता हो, तो उसको ये ज़्यादा चांसेस रहता है। लॉन्ग टर्म में गॉल स्टोन्स होने का रहता है, लीवर ट्यूमर्स होने का चांसेस रहता है, ब्रेस्ट कैंसर होने का भी चांसेस रहता है। ये लॉन्ग टर्म बहुत रेयर केस में रहता है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म रहता है ये कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और इनका इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ ड्रग के साथ इनको नहीं लेना रहता, जैसे इंजाइम इंड्यूसर्स कुछ होते हैं, जैसे फेनेटोइन, फेनोबारबिटोन। ये क्या होता है कि इन सबको लेने से ये इनका मेटाबॉलिज्म जो रहता है एस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो इनका लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, तो क्या होता है, फेलियर का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इन ड्रग के साथ इनको नहीं लेना। वैसे ही कुछ ड्रग्स जो रहते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा को सप्रेस कर देते हैं, किल कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन रहता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, इनका ब्लड लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ब्लड लेवल जैसे ही गिरेगा तो फिर एफएसएच एंड एलएच का इंक्रीज हो जाएगा ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसकी वजह से फिर से प्रेगनेंसी का चांसेस वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरली लेते हैं प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इसमें 4 कैटेगरी पढ़ा। कंबाइंड पिल, जिसमें दोनों मिक्स रहता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फेज्ड पिल में पढ़ा कि जिसमें प्रोजेस्टिन की कंसंट्रेशन को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। वैसे प्रोजेस्टिन ओनली, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टिन रहता है। और जो हम लोगों ने इमरजेंसी पढ़ा उसमें आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन 72 आवर्स में लेना रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा है। इसके बारे में पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, तो चांसेस के एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन आ सके। ये कुछ टैबलेट्स हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, जो इस तरह से इनका